हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 9th यूनिट है जिसका नाम है रीति काव्य के प्रमुख कवि। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रस्तावना, रीति काव्य के प्रमुख कवि। और रीति काव्य के 3 तरह के कवि होते हैं, मैंने बताया बहुत बार, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो इन सब कवियों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में मुख्यतः 3 प्रकार के कवि हुए हैं: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि तथा रीति मुक्त कवि। मैंने ये बहुत बार पहले बताया, रीतिबद्ध कवि होते थे जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे। रीति सिद्ध कवि उन्हीं से लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं करते थे लेकिन उनसे प्रेरणा लेते थे। और रीति मुक्त कवि जो स्वतंत्र होकर कविताएं करते थे। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य लक्षण संबंधित ग्रंथों की रचना की तथा लक्षणों के स्वरूप पर प्रकाश डालने के साथ ही उदाहरण के रूप में कविताओं की भी रचना की। रीतिबद्ध कवि आचार्य भी कहलाए। अभी हम आगे जब इसको डिस्कशन करेंगे तो जब अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। इन आचार्य कवियों की कई कोटियां हैं। इस पाठ के आगे हम इस बारे में जानकारी दी जा रही है। रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन संवेदना विषय वस्तु के स्तर पर इनकी कविताएं रीति की परंपरा के अनुकूल है। रीति मुक्त कवि रीतिकाल के दौर में ही काव्य रचना कर रहे वह कवि हैं जिन्होंने रीतिकालीन विषय वस्तु के अनुरूप रचना न करके स्वच्छंदता का मार्ग अपनाया। इन्होंने अपनी कविताओं में निजी प्रेम अनुभूति को पिरोया। आगे रीति काव्य के इन सभी तीनों कोटियों के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब हम इस सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। रीति काल के प्रमुख कवि। रीति काल में 3 तरह के कवि हुए: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि तथा रीति मुक्त कवि। पूरी रीतिबद्ध कविता एक समान नहीं है। रीतिबद्ध कविता लिखने वाले आचार्य कवियों की भी कई कोटियां हैं, मतलब उनके भी कई अलग अलग तरह के रीतिबद्ध कवि जो हैं वो देखते हैं। इनके विभिन्न रूपों को नीचे चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। अब यह है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि को इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सर्वांग निरूपक कवि, दूसरा विशिष्टांग निरूपक कवि। सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सर्वांग निरूपक कवि तो यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन विशिष्टांग निरूपक कवि इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो विशिष्टांग निरूपक कवि में पहला भाग है रस निरूपक कवि, ठीक है। फिर दूसरा है अलंकार निरूपक कवि और तीसरा है छंद निरूपक कवि। रस निरूपक कवि मतलब जो रस को आधार बनाकर लिखते थे। दूसरे है अलंकार, जो अलंकार जिनके काव्य में अलंकार ज्यादा देखने को मिलता है, और छंद जिन्होंने छंद को आधार बनाया। अब रस निरूपक कवि भी 2 तरह के होते थे: रस निरूपक कवि और श्रृंगार रस निरूपक कवि। इसमें हर तरह का रस आ जाता है सर्वरस में, और श्रृंगार में आता है। श्रृंगार का 2 ही पक्ष होते हैं, संयोग रस और वियोग रस, तो ये आ जाते हैं इसमें। अब एक एक करके हम पहले देख लेते हैं सर्वांग निरूपक कवि। तो सर्वांग निरूपक कवि यहाँ ऊपर देखा, बस एक ही थे, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। सर्वांग निरूपक कवि किससे कहते थे? इस कोटि के कवियों ने काव्य के सभी अंगों रस, अलंकार, छंद आदि की व्याख्या की और उदाहरण के लिए कविताएं भी लिखी। इनमें प्रमुख है चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास। मतलब ये जो सर्वांग निरूपक कवि होते थे, ये लोग हर तरह के रस, छंद, अलंकार सबकी व्याख्या करते थे, उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते थे। पहले लक्षण लिखते थे, इन सबकी व्याख्या करके लक्षण लिखते थे, फिर उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते थे। और इन कवियों में चिंतामणि है, कुलपति मिश्र, देव है, भिखारीदास है। अब दूसरी तरह के जो कवि थे वो है विशिष्टांग निरूपक कवि। इस कोटि के कवियों ने काव्य के एक या एक अधिक अंगों की विवेचना की, परंतु इनके आचार्यत्व और कविता कर्म के दायरे में काव्य के सभी अंग नहीं आ सके। मतलब इन्होंने काव्य के एक और एक से अधिक अंगों की विवेचना तो की अपने काव्य में, लेकिन सभी इनके काव्य में नहीं आ सके। सभी जितने भी कविता के कर्म थे सभी इनके दायरे में नहीं आ सके। उदाहरण स्वरूप भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह, शिवराज भूषण के रचयिता भाषा भूषण एक काव्य है,
जिसको जसवंत सिंह ने लिखा है। अब दूसरा काव्य शिवराज भूषण, इनको भूषण ने लिखा है। के काव्य को एक विशिष्ट अलंकार के निरूपक आचार्य के रूप में जाना गया, जबकि मतीराम ने अलंकार पर ललित ललाम तथा श्रृंगार रस पर रसराज नामक ग्रंथ लिखा, पर एक अधिक अंक पर लिखने के बावजूद उन्होंने विशिष्टांग निरूपक कवि के रूप में जाना गया। मतलब इन्होंने एक अंक को लेकर, जैसे कि किसी रस के बारे में, सिर्फ रस के बारे में ही लिखा, या फिर दूसरा अलंकार को ले लिया फिर इसी के बारे में लिखा, तो ये एक विशिष्टता हो गई ना। विशिष्ट चीज को लेकर, विशिष्ट काव्य के अंग को लेकर इन्होंने लिखा। ये सब काव्य के रंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार। तो इन्होंने काव्य के किसी एक विशिष्ट अंग को लेकर लिखा, तो इसलिए इन्हें विशिष्टांग निरूपक कवि कहा गया। इसका कारण ये है कि रस विवेचन में मतीराम श्रृंगार रस तक ही सीमित रहे। विशिष्टांग निरूपक कवियों को वर्ण विषय के अनुसार निम्न कोटियों में बांटा गया है। अब जो विशिष्टांग निरूपक कवि हमने ऊपर देखा था, इनको भी कोटियों में बांटा गया है। पहले रस निरूपक कवि, दूसरे है अलंकार निरूपक कवि और तीसरे है छंद निरूपक कवि। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस निरूपक कवि। और रस निरूपक कवि भी दो प्रकार के हैं, सर्वरस निरूपक कवि और श्रृंगार रस निरूपक कवि। तो सर्वरस निरूपक कवि, इस कोटि के कवियों ने अपने आचार्यत्व और कवित्व का आधार रस को बनाया। मतलब उन्होंने रस को आधार बनाकर रचनाएं की, अपने कवित्व के बारे में बताया और आचार्यत्व से संबंधित रचनाएं उन्होंने रस को आधार बनाया अपनी रचनाओं में। अब इसके दो प्रकार हैं। पहला है सर्वरस निरूपक कवि। इस कोटि के रस निरूपक कवियों ने श्रृंगार, वीर आदि सभी रसों का विवेचन किया तथा एतद विषय कविताएं लिखी। मतलब एक से ज्यादा अलग अलग विषयों को लेकर कविताएं लिखी। हर तरह के रस इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे सभी रस देखने को मिलते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, रोद रस और बहुत सारे होते हैं रस। तो वो सारे रसों को लेकर इन्होंने रचनाएं की, तो इसलिए इन्हें सर्व रस कहा गया। सर्व का मतलब होता है सब और रस का मतलब सारे रसों को लेकर इन्होंने कविताएं लिखी। इस कोटि के कवियों में पद्माकर, रसलीन, बैनी प्रवीण आदि प्रमुख हैं। ये सारे सर्वरस निरूपक कवि हैं, पद्माकर, रसलीन और बैनी प्रवीण। अब दूसरे हैं श्रृंगार निरूपक कवि। तो ये जो कवि होते थे श्रृंगार निरूपक कवि, इन्होंने सिर्फ श्रृंगार को आधार बनाया, श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की। रीति काव्य में श्रृंगार रस का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बहुधा सर्वरस निरूपक कवियों ने भी श्रृंगार रस को प्रमुखता दी है। मतलब जो सर्व निरूपक कवि थे उन्होंने भी श्रृंगार रस को प्रमुखता दी, लेकिन उन्होंने वीर रस और आदि जितने भी प्रकार के रस हैं उन सबको भी लेकर लिखा, तो इसलिए उनको सर्वरस में डाला गया, सर्वरस में रखा गया। अब श्रृंगार निरूपक, इस कोटि के कवियों ने श्रृंगार रस में भी नायक नायिका भेद को सर्वाधिक महत्व दिया। मतलब श्रृंगार निरूपक कवि जो थे उन्होंने नायक नायिका का जो भेद है, नक्षिक वर्णन, इस सबके नायक नायिका के श्रृंगार को ज्यादा प्रमुखता दी, ज्यादा महत्व दिया, तो इसलिए इन लोगों को श्रृंगार निरूपक कवि में रखा गया। इस कोटि के प्रमुख कवि हैं मतीराम, कृष्णदेव भट्ट। अब इसके हैं विशिष्टांग निरूपक कवि का दूसरा पार्ट, अलंकार निरूपक कवि। ये पहला पार्ट था रस निरूपक कवि का। अब दूसरा पार्ट है अलंकार निरूपक कवि। रीति निरूपण में रस के बाद जिस काव्यांग को सर्वाधिक महत्व मिला वह अलंकार है। अलंकार के माध्यम से रीति युगीन आचार्यों को काव्य चमत्कार पैदा करने की सहूलियत मिली। मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे, अलंकार उसकी एक प्रमुख विशेषता है। अलंकारों को वो अपने काव्य में बहुत ज्यादा महत्व देते थे, प्रमुख होते थे अलंकार, और अलंकार के माध्यम से अपने काव्य में चमत्कार पैदा करते थे। इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा, अलंकारों की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि अलंकारों के माध्यम से चमत्कार पैदा करते थे। अलंकार निरूपक कवियों में प्रमुख है महाराजा जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप आदि, ये सब अलंकार निरूपक कवि हैं। अब लास्ट है छंद निरूपक कवि, जिन्होंने छंद को आधार बनाया। इस कोटि के कवियों ने छंद के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया और कविताएं लिखी। मतलब छंद के जो जितने भी रूप थे उनके बारे में बताया और कविताएं लिखी। हालांकि कवित्व की दृष्टि से आज उनका विशेष उल्लेख
नहीं किया जाता। मतलब कवित्व की दृष्टि से उनका खास तौर पर ज़्यादातर उल्लेख नहीं किया जाता, बहुत कम उल्लेख किया जाता है, बहुत कम इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसमें आते हैं मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र आदि प्रमुख छंद निरूपक कवि हैं। ये सारे छंद निरूपक कवि हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।